Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about elasticity. This class is BSc first year physics, paper first, mechanics and wave motion. तो हेडिंग लगा लीजिए इलास्टिसिटी। तो यह क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का क्लास है, पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है। जो इलास्टिक बॉडीज होती हैं वह दो सीमाओं के अंतर्गत काम करते हैं। दो सीमाएं कौन कौन से हैं? एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपका स्ट्रेन, जिसको हिंदी में प्रतिबल कहते हैं और विकृति कहते हैं। स्ट्रेस कहते हैं और स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस के बारे में, प्रतिबल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिबल क्या होता है कि यह एक प्रकार से रीस्टोरिंग या रिकवरिंग फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के इंटरनल प्रोड्यूस होता है, अंदर प्रोड्यूस होता है। उसको किसी भी बॉडी पर जब जैसे मान लेते हैं कि कोई जब बॉडी है, कोई बॉडी है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई बॉडी है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक इंटरनल और रिकवरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसको इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। वही क्या कहलाता है? वही स्ट्रेस कहलाता है, या इसको मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इट इज ए restoring or recovering force. Its unit and dimensions like as pressure. जो इसका मात्रक होता है, जो इसका बीमा होता है, वह दाब के मात्रक और बीमा के बराबर होता है। लेकिन जो आपका स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, वह न तो अदिश राशि होती है न तो सदिश राशि होती है। यह एक फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। और स्केलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका प्रत्येक पॉइंट पे अर्थात उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह चेंज होता रहता है, इसलिए स्ट्रेस जो होता है स्केलर भी नहीं होता है। इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। न तो यह वेक्टर होता है न तो यह स्केलर होता है, यह एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो स्ट्रेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में, जिसको हम विकृति कहते हैं। तो विकृति क्या होता है कि when the external force acts on a body, they produce a relative displacement in its various parts such as change in length, volume or its shape. Then the body is said to be strained. तो स्ट्रेन के बारे में हम लिख देते हैं कि when a external force applied on a body, इसका मतलब है कि जब हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहां से दे प्रोड्यूस ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। दे प्रोड्यूस ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट such as वॉल्यूम, जैसे उसके वॉल्यूम में उसके डिस्प्लेसमेंट सच एज वॉल्यूम, लेंथ, शेप आर चेंज। तो इस कंडीशन क्या होता है? इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका जो शेप होता है, वह भी क्या होता है? चेंज होता है। देन द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन। तो हम कहते हैं देन द बॉडी are said to be
then the body are said to be strained। इसका मतलब ये है कि जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वेरियस पार्ट में चेंजिंग होता है, तो हम क्या कहते हैं कि यह बॉडी जो है स्ट्रेंड हो गया है, विरूपित हो गया है, विकृति हो गया है। अब बात करते हैं कि चेंजिंग किस में है, वॉल्यूम में है या लेंथ में है या उसके शेप में है। जैसे कि यही बॉडी है तो अगर इस पे हम क्या कराएं, फोर्स अप्लाई कराएं, यह क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया जाए। अब क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा और इसका शेप चेंज होगा। तो जो विकृति होता है, अब स्वाभाविक सी बात है कि द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट सेड टू बी स्ट्रेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रिलेटिव चेंज। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो रिलेटिव चेंज होता है प्रोड्यूस इन द बॉडी, produced in the body by external force are called strain। इसका मतलब ये है कि एक बार डिफिनेशन देख लीजिए कि when a external force applied on a body, जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं अथवा बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उसके शेप में, उसके वॉल्यूम में, उसके लेंथ में चेंजिंग प्रोड्यूस होता है। हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है वह स्ट्रेंड हो गया है, विरूपित हो गया है, विकृति उसमें उत्पन्न आई है। और इसका मतलब ये है कि द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो बॉडी में रिलेटिव चेंजिंग होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के कारण, उसी को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। वह क्या हो जाता है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। यहाँ से द स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स, जो स्ट्रेन होता है, विकृति होती है, अब उसमें कितना विकृति होगा, कितना % विकृति होगा, वह नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में आपको हम स्ट्रेन बता रहे हैं, यहाँ नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट द स्ट्रेन, जो स्ट्रेन होता है, द स्ट्रेन आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है कि जो विकृति होता है वह एक्सटर्नल फोर्स के नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। अर्थात किसी भी बॉडी का जो विकृति होता है वह उसके प्रकृति पे निर्भर करता है। इसको डिफिनेशन को आप नोट कर लें कि हम इसको नोट कर लें तो उसके बाद हम बताते हैं फार्मूला इसका। नोट करें इसको। अब आगे देखिए, स्ट्रेन में अभी हमने आपको बताया कि जब हम बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी क्या होता है, अपने शेप और साइज को चेंज कर देता है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी बॉडी में जो चेंजिंग होता है वह स्ट्रेन कहलाता है। जो स्ट्रेन होता है वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फोर्स की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इफ हम मान लेते हैं इफ यल बी द ओरिजिनल लेंथ, कोई
रॉड है, कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ हम कैपिटल यल मान लेते हैं। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो हम कैपिटल यल मान लेते हैं, और जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो चेंजिंग होता है इसको हम मान लेते हैं डेल्टा यल। क्या मान लेते हैं, डेल्टा यल मान लेते हैं कि इफ यल बी द ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा यल बी द चेंज इन लेंथ, द चेंज इन लेंथ। यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो कैपिटल यल है, और डेल्टा यल जो है वो चेंज इन लेंथ है। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, देन लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा यल बाई यल। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा यल अपॉन यल, अर्थात इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपको हो गया। मान लेते हैं कोई बॉडी है, कोई रॉड है, कोई वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल यल है, और इस पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया तो उसके लेंथ में जो चेंजिंग हुआ, जो लेंथ में एक्सटेंशन हुआ वो क्या है, डेल्टा यल है। तो होता है कि लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये फिगर बना हुआ है, यह है आपका लीनियर स्ट्रेन। ये क्या है, लीनियर स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं जैसे कोई बॉडी है, अब यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, या क्या है, V है, अब इसमें यह कंप्रेस हो रहा है, या क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यह जो होगा वह क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा। यहाँ लिख सकते हैं द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। एक होता है रेखीय विकृति जिसको लीनियर स्ट्रेन कहते हैं, एक होता है आयतात्मक विकृति। जब किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में चेंजिंग होता है, तो जो चेंजिंग वॉल्यूम होता है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। और जब बात करते हैं किसी भी बॉडी के लेंथ में, जब लेंथ में चेंजिंग होता है और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। ये आपका हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, ये आपका हो गया लीनियर स्ट्रेन। तो सिंपल सी बात है कि द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। जैसा कि आपको फिगर आपको ए में दिखाया गया है, और फिगर बी में आपका द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन आपको फिगर में दिखाया गया है, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है, जब यहाँ से हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके आयतन में क्या होगा, कमी होगी। इसीलिए यहाँ क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। अगर उस प्रकार से इसको फैलाया जाए, जब आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसके रीजन से यहाँ पे वॉल्यूम में
कमी आ रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बी माइनस डेल्टा बी कर रहे हैं। तो आपका हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं शेयर क्या होता है। शेयर, अब देखिए शेयर क्या होता है। शेयर की बात करते हैं जब किसी बॉडी के शेप में चेंजिंग होता है, उसके आकृति में चेंजिंग होता है, तो हम बोलते हैं उसको शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। इसको हम नोट कर लेते हैं, शेयर क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। इफ वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप, इसको नोट कर लें, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, जब यदि हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करें एंड चेंज शेप ऑफ द बॉडी, This strain are called shearing strain. This strain are called shearing strain. इसका मतलब है कि जब किसी भी बॉडी के शेप में चेंजिंग होता है, उसके आकृति में चेंजिंग होता है, तो हम कहते हैं उसको शेयरिंग स्ट्रेन अथवा और इसको शेयर भी कहते हैं। शेयर भी कहते हैं, SHEAR, उसको हम शेयर भी कहते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली टू द फिक्स्ड सरफेस इज टर्न। यहाँ नोट कर लें, इट इज मेजर्ड, यह क्या है, मापा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय द एंगल थ्रू विच यहाँ पे यह एंगल मेजर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, इससे हम क्या करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए डैश, और यहाँ क्या होगा, ए भी चेंज होगा, इसको मान लेंगे बी डैश। अब यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ अप्लाई हो रहा है, ये आपको हो जाएगा थीटा हो जाएगा ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ए थीटा है तो ए बी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ से जो इसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड बाय द एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली क्या, ए लाइन ओरिजिनली नॉर्मल टू फिक्स सरफेस, नॉर्मल टू फिक्स सरफेस। यहाँ से अर्थात जो मेजर किया जाता है कि जैसे कि यह आपका क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, इसके जो शेप में चेंजिंग होता है, किसी भी बॉडी के जो आकृति में चेंजिंग होता है, वही कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेन अथवा शेयर कहलाता है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको हम मान लेते हैं फाई। अब अगर tan फाई की बात करते हैं, इसको क्या करें, tan फाई की बात अगर हम करते हैं या tan थीटा की बात करते हैं, इसको आप भी फाई मान कर लीजिए, ये आप क्या है, फाई मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ए आपका क्या हो जाएगा, एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और यह क्या होता है, आधार होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। इसको हम मान सकते हैं, कह सकते हैं बी डैश पान बी सी, क्या हो जाएगा, बी डैश पान बी सी, या इसको मान कह सकते हैं
ए डैश अपान ए डी, ए डैश अपान ए डी, यही हो जाएगा। क्योंकि यह जो शेयर फाई है, यह क्या है, अभी आपने लिखा इट इज मेजर्ड बाय द एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली नॉर्मल टू फिक्स सरफेस। या फिक्स सरफेस से जो इसमें वेरिएशन हो रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है, जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, वही क्या होता है, वही शेयर होता है। तो यहाँ पे इफ फाई इज वेरी स्मॉल, इफ फाई इज वेरी स्मॉल तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। यहाँ से बी डैश अपान बी सी, ए डैश अपान ए डी, क्योंकि एंगल से ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, जो लाइन होती है, वह परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से अगर देखा जाए फ्रॉम फिगर से अगर देखा जाए तो ए डैश बराबर क्या है, बी डैश, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके शेप में जो स्मॉल चेंजिंग हो रही है, वो क्या है, ए डैश जो है वह बी डैश के बराबर है। इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर बाय BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD is the distance of the upper layer from the fixed surface. So shear is numerically equal to the ratio of the displacement of any layer to its distance from the fixed surface. तो यहाँ से कि जो आपका फिक्स सरफेस से है, फिक्स सरफेस से जो डिस्टेंस इसका होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा, इसका होगा। इसका मतलब कि जो AD है और BC है, दोनों क्या है, सेम है। और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, शेयर जो अप्लाई किया जा रहा है, 28 चैनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अर्थात ए डैश जो है वो बी डैश के बराबर है। सिंपली हम कर सकते हैं, जब किसी भी बॉडी के शेप में चेंजिंग होता है, उसकी आकार में चेंजिंग होता है, उसकी आकृति में चेंजिंग होता है, तो वह जो कहलाता है वह शेयरिंग स्ट्रेन अथवा शेयर कहलाता है। इसको आप नोट कर लें। अब हम उसके बाद बताते हैं हुक का नियम, हुक्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स ने जो है इलास्टिसिटी के लिए एक नियम दिया, इलास्टिक प्रत्यास्थता के लिए एक नियम दिया। प्रत्यास्थता के बारे में हमने आपको बता दिया है, प्रत्यास्थता क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है। जब किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपनी बॉडी का शेप और साइज वह चेंज कर देता है, और आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर बॉडी जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन को कवर करता है। यही प्रॉपर्टी जो होती है वह कहलाता है इलास्टिसिटी कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वस्तु अपोजिट चेंजेस इट्स पोजीशन या चेंजेस इट्स शेप। अर्थात जो प्रत्यास्थता भी होता है वह अपने पोजीशन की चेंजिंग का अपोज करता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए हुक जो है वह हुक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन on the basis of experimental observation in 1679 प्रोफेसर हुक, अर्थात एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर 1979 ईस्वी में, मतलब 1679 ईस्वी में प्रोफेसर हुक एक ला एक नियम दिए। क्या नियम दिए? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उन्होंने कहा कि जो प्रतिबल होता है वह विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेन। इसका मतलब ये है कि दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। यही जो है हुक का नियम है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। दिस कांस्टेंट आर कॉल्ड These constants are called elastic constant. These constants are called elastic constant or modulus of elasticity. These constants are called elastic constant or modulus of elasticity. And its unit and dimension equal to stress। जो इसका मात्रक होता है, जो इसका बीमा होता है, वह स्ट्रेस के बराबर होता है। स्ट्रेन जो होता है वह उसका न तो कोई मात्रक होता है न तो कोई बीमा होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं नोट में, स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। अर्थात जो विकृति होता है न तो उसका कोई मात्रक होता है न तो कोई बीमा होती है। अर्थात जो इलास्टिक कांस्टेंट है, जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, उसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है और बीमा होता है वह सेम एज किसके होता है, स्ट्रेस होता है। लिख सकते हैं द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। जो यूनिट और डायमेंशन होता है इलास्टिक कांस्टेंट का, वह क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट का जो यूनिट डायमेंशन होता है सेम एज किसका होता है, स्ट्रेस के होता है। इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रेस का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है स्ट्रेस का। तो इसका मतलब जो इलास्टिक कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसका जो यूनिट होगा, जो इसका डायमेंशन होगा, वह क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और इसका जो बीमा होगा हम निकाल सकते हैं L⁻² अपॉन L स्क्वायर। इसका बीमा हो जाएगा L⁻⁻1 T⁻²। यह स्ट्रेस का भी बीमा होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट का भी बीमा यही होता है। क्योंकि जो स्ट्रेन है उसका न तो कोई मात्रक होता है न तो कोई बीमा होता है। अर्थात स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका न तो कोई यूनिट्स होता है न तो कोई डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की, तो इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है 4 प्रकार से होता है। इलास्टिक कांस्टेंट 4 प्रकार का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यह आपका 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। और जो ये हुक का नियम है, इन्होंने प्रयोगों के द्वारा 1679 ईस्वी में जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अर्थात प्रतिबल जो होता है वह विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इक्वल टू ए कांस्टेंट। जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, कांस्टेंट होता है, इसी को हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं।
तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बात करते हैं मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिक की, इलास्टिक कांस्टेंट का एक एक डिफिनेशन, उस पे बेस्ड एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे आज हमने आपको बताया कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, हुक्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। हमें आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।